जय हिंद। अभी हाल ही में हुए G7 की मीटिंग में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चीन के नीतियों को घेरने के लिए एक बहुत बेहतरीन प्लान बनाया, लेकिन भारत यहां पर अमेरिका के खुल के साथ नहीं आया जो कि चीन के BRI प्रोजेक्ट को रोका जा सके। इस सबको हम लोग समझते हैं। देखिए, इस बार जो 2021 में G7 की जो मीटिंग हुई है वो ब्रिटेन में हुई है, यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। G7 की बैठक हुई है। G7 की अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो इसको 1973 में बनाया गया, उसके बाद फिर 75 में चेंजिंग किया गया, फिर ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत बार चेंजिंग किया गया। जब इसमें रसिया था तो इसमें G8 बोला जाता था, रसिया हट गया तो इसका नाम हो गया G7 हो गया। ये दुनिया के टॉप जो GDP वाले कंट्री हैं जिनका डेवलपमेंट आर्थिक रूप से ज़्यादा, उनका एक समूह है। इसमें वर्तमान समय में 7 देश हैं जिन्हें G7 कहते हैं। यहाँ से याद करने का तरीका देखिए, एक तो ये कनाडा हो जाएगा, अमेरिका, ये दो तो यहाँ हमेशा रहते हैं एक साथ। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, ये भी जब भी देखिएगा ये दोनों एक जगह मिलेंगे, ब्रिटेन फ्रांस, 4 ऐसे हो गया। अब हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में एक था युद्ध में, और दूसरा इटली का डोमिटो मुसोलिनी, दुनिया दोनों एक दूसरे को जय और वीरू समझता था। तो जर्मनी हो गया इधर 5वां और इटली हो गया 6वां। जर्मनी का हिटलर और इटली का होगा डोमिटो मुसोलिनी यहाँ पर। तो टोटल 6 हो गए। यहाँ पर एक जापान हो गया, 7 देश, टोटल 7 देश आते हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इटली, इधर आपका जापान। रसिया जब था तब इसे G8 बोला जाता था। भारत इसका सदस्य नहीं है G7 में, लेकिन 4 ऑब्जर्वर कंट्री है, मतलब जिन्हें बुलाया जाता है, और ये बहुत पहले से बुलाया जाता है। मनमोहन के समय से ही इन्हें बुलाया जाता है मीटिंग में भाग लेने के लिए कि आप भी इसको समझिए, आपकी भी बातों को ध्यान से समझा जाएगा और रखा जाएगा। इसमें आता है आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, साउथ कोरिया, शी जिनपिंग वाला वो वाला नहीं, किम जोंग वाला पगला, वो तो नॉर्थ कोरिया का है। तो एक तो साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और या इधर से आ जाता है साउथ अफ्रीका। तो ये टोटल मिलके ये 4 ऑब्जर्वर भी हो जाते हैं। तो इस बार इन्हीं लोग की बैठक थी ब्रिटेन में। इसमें मोदी जी जो थे वर्चुअल मीटिंग में गए हुए थे यहाँ पर, क्योंकि कोरोना वगैरह चल रहा है यहाँ पे। इस मीटिंग में कई सारी बातें कही गई, जिसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है। एक तो था मोदी जी का था जो पर्यावरण को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो बाइडेन से पहले ट्रंप थे, वो पेरिस क्लाइमेट चेंज से हट गए थे और कहते कि भैया हमको डेवलपमेंट है, हमको कार्बन एमिशन से कोई रोक नहीं सकता, ये वगैरह वगैरह। तो कार्बन एमिशन, प्रदूषण इत्यादि को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो बाइडेन अभी सहमत हो गए हैं, वो अमेरिका को वापस पेरिस क्लाइमेट चेंज जो था उसमें वो ले आएंगे। मोदी जी का विशेष जोर था कि 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ, मतलब वैक्सीन को के पे जितने भी प्रतिबंध है उसे हटाया जाए। हाल ही में अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे कि वैक्सीनेशन हम लोग का प्रभावित हो गया था। तो वैक्सीन, पूरी दुनिया में वैक्सीन को लगाने के लिए इस पर जोर दिया गया। इस पर सारे लोग राजी भी हो गए, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी वैक्सीन के लिए जो कॉपीराइट और पेटेंट नियम होता है वो 1 से 2 साल के लिए छूट दिया जाए, ताकि पहले इस वैक्सीन को क्या किया जाए, सबको लगा दिया जाए, ताकि कोरोना को रोका जा सके। इसके अलावा जो इसमें भारत के लिए सबसे अच्छी बात थी वो जो बाइडेन ने किया। जो बाइडेन ने कहा कि जो BRI प्रोजेक्ट है तो उसका काउंटर करने के लिए, अब BRI प्रोजेक्ट समझने से पहले आपको चीन का सिल्क रूट समझना पड़ेगा, सिल्क रूट के बाद आपको BRI प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद समझेंगे कि चाइना का डेब्ट ट्रैप क्या है, वो कर्ज के जाल में किसी को कैसे फंसाता है। प्रथम सदी में चीन का एक रेशम मार्ग था जिसे इंग्लिश में सिल्क रूट कहते हैं। इस सिल्क रूट के रास्ते से चीन जो है रेशम का व्यापार करता था। यह सिल्क रूट 2 रास्ते से जाता था, एक जमीन होकर जिसे रेड कलर से दिखाया गया है, दूसरा समुद्र होकर जिसे ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो इसी को हम रेशम मार्ग कहते थे। उस वक्त ज़्यादा मशीनरीज नहीं थे, तो ज़्यादा हर देश के बीच में व्यापार होता था। तो चाइना क्या करता था, इतना होशियार था, हर देश से अलग अलग चीज़ें खरीदता था। भारत में यहाँ से साउथ से मसाले लेता था, यहाँ से सोने चांदी लेता था, हर जगह से कुछ ना कुछ खरीद के ले जाता था। बदले में वो पैसे के बदले में सिल्क यानी रेशम देता था, और रेशम की कीट और वगैरह रेशम की टेक्नोलॉजी चीन के पास ही था। हालांकि क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि भारत का कौन सा शासक था जो रेशम मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। तो कुषाण शासक जो था कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। इतना ना मारा चीन वालों को, रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया, कहा कि इधर से व्यापार करोगे लोग ना तो हमको तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीन का रेशम मार्ग था। ये आज से 2000 साल पहले की बात है। तो अब ये मार्ग बंद हो चुका है। चाइना ने सोचा कि उसके पास अथाह धन है, पैसा बहुत ज़्यादा है। अब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा रख के क्या फ़ायदा, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चाइना ने सोचा कि हम इस पैसे को क्यों ना इन्वेस्ट कर दें और दूसरे देशों में, ताकि जिन देशों को हम पैसा देंगे उस पर मेरा दबाव भी रहेगा। तो ये जो रेशम मार्ग था, चाइना ने इसे दोबारा चालू कर रहा है, व्यापार करने के लिए नहीं, इस बार लोगों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने के लिए। इस रेशम मार्ग पे जितने देश आते हैं, यहाँ पर जितने कंट्री आ रहे हैं, लगभग 100 कंट्रियों को इसने
उसने कहा कि देखिए हम आपको कर्जा देते हैं, आप अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कीजिए और आप हमसे पैसे ले लीजिए और आपको जो मन है वो बनाइए। लेकिन इसमें चाइना की चाल रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वो कहता है कि आप बंदरगाह बना लिए, लेकिन शर्त ये रहती है कि चाइना से जो पैसा लेंगे बंदरगाह बनाने के लिए तो इसकी टेक्नोलॉजी जो रहेगी वो चाइना से लेना पड़ेगा और बनाने का ठेका चाइना की कंपनी को देना पड़ेगा। तो इससे चाइना को डबल फायदा, जो चाइना के पास पैसा था वो कर्ज के रूप में उस देश को दे देगा और जो चाइना की कंपनी थी जिनको प्रॉफिट चाहिए अब वो कंपनी वहां जाके बंदरगाह बनाएगी और उस पर जो मटेरियल लगेगा वो चाइना से आएगा। तो इधर से चाइना की जीडीपी भी बढ़ रही है, चाइना की कंपनियों को फायदा भी हो रहा है, चाइना के पास जो पैसा रखा था वो पैसा इन्वेस्ट भी हो गया, ब्याज भी आ रहा है और उस देश पर चाइना दबाव भी बनाएगा। ऐसे ही श्रीलंका को फंसा लिया, फोटो दिखा दिया श्रीलंका को, देखो ऐसे बंदरगाह बनेगा, इतना बड़ा बड़ा, कमा के लाल हो जाओगे लोग। श्रीलंका ने कहा वाह वाह बहुत बढ़िया है, श्रीलंका पैसा ले लिए। अब देखिए श्रीलंका ने ले लिया $10 बिलियन और श्रीलंका के पास पैसा कितना है, $4 बिलियन। अब इस बंदरगाह पे कोई आता नहीं है, श्रीलंका पूरी तरह फंस गया। अब ये बंदरगाह को बेच रहा है, कोई खरीदने को नहीं है, तो चाइना कहता है कर्जा दो नहीं तो बंदरगाह दो, तो ये अब बंदरगाह ले लिया वहाँ पे। तो यही करता है, फंसा देता है, इतना पैसा दे देगा कि आप कभी लौटा ही नहीं सकते और जब तक नहीं लौटाएंगे तो आप बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ऐसे ही श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट को कर दिया, ऐसे फोटो दिखाया, मार पैसा आएगा, लोग आएंगे कोलंबो एयरपोर्ट पे, लो लो लो, ससुरा श्रीलंका खुश होकर ले लिया। उस एयरपोर्ट पे कोई नहीं आता है तो श्रीलंका भारत से आकर आप ही एयरपोर्ट वाले लीजिए, ससुरा हम ही लोग खाली बैठल हैं यहाँ पे। तो पूरी दुनिया को जानबूझ के फंसाता है इसी तरह से और ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा देगा जो फेल हो जाता है, जैसे नहर निर्माण में दे देगा, पाइपलाइन में दे देगा। जानता है कि विकासशील देशों के पास ये सारी योजनाएं सरकारी पैसा लूट के बैठ जाते हैं, इससे कोई खास फायदा होता नहीं है। कहेगा डैम बनाना होगा, डैम में ऐसा टाइम देगा कि डैम का कोई खास काम वगैरह नहीं होगा, छोड़ छाड़ देता है वहाँ पर और बिजली घर वगैरह वगैरह के नाम पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे पाकिस्तान में भी सड़क वड़क बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो चाइना के इसी इन्वेस्टमेंट को काउंटर करने के लिए जो बाइडेन ने प्लान निकाला, चूंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो चाइना ने पैसे दिए इन सारे चीज़ों को बनवाने के लिए, उसको चाइना कहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये जितना है इसको कहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसलिए उसे BRI प्रोजेक्ट कहते हैं। इसी को कहते हैं वन बेल्ट वन रोड कहते हैं। ये किसका है, सिल्क रूट का ही नया रूट है, सेम चीज़ है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो बाइडेन ने कहा है कि एक नया योजना चलाया जाता है, BBW, बिल्ड मतलब बनाया जाए, बिल्ड बैक दोबारा बेटर वर्ल्ड। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने $40 ट्रिलियन पैसा का अनाउंसमेंट किया। अब सोचिए 2035 तक ये 40 ट्रिलियन, अब इस 40 ट्रिलियन में चाइना का जो ये BRI प्रोजेक्ट है, ऐसा ऐसा 10 गो प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब ऑलरेडी चाइना का ये प्रोजेक्ट घाटे में चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए। अब उन लोगों के पास एक अच्छा मौका मिल गया, ये BBW में आ जाएंगे, कहेंगे कि हमें पैसा दे दीजिए यहाँ पे। अब चाइना चाह के भी इतना पैसे तो ला नहीं सकता है, 40 ट्रिलियन। तो इसमें ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है और जो बाइडेन ने कहा भी है कि ये BRI प्रोजेक्ट के काउंटर के लिए किया गया है। अब इसमें भारत सरकार ने गलती कर दी है। यहाँ पर भारत को खुल के इस योजना का साथ देना चाहिए। तो भारत कहता है कि हम इस पे पहले स्टडी करेंगे फिर करें। अरे काहे लिए इतना इतना बढ़िया, अभी तक आपको चाइना का स्टडी ना समझ में आएगा। चाइना कभी हमारा नहीं हो सकता, उसको मत घुरिए यहाँ पे, लतियाइए, वो ऐसे नहीं सुधरेगा। ऐसे कन्या के देखते हैं उसको, नहीं सुधरेगा उसको। इनको भी मोदी जी को तुरंत कहना चाहिए कि हाँ भैया हम इस योजना में खुल के साथ देते हैं, क्योंकि चाइना को अब कितना आजमाएंगे। 1962 से लेकर अब तक समझे में नहीं आया। जहाँ भारत का विरोध करना रहता है चाइना खुल के कहता है, और हम लोग कह रहे हैं कि अभी अध्ययन करेंगे उसके बाद इस योजना में शामिल हो जाएंगे। हम लोग को भी इस योजना में शामिल होना चाहिए और भारत सरकार को भी पूरी दुनिया में देखिए चाइना ने किस तरह से दबाव बना रखा है कि ये जो यूरोपीय यूनियन है, ये यूरोपियन यूनियन चाइना पे दबाव बनाते हैं कि तुम अपने यहाँ वीगर मुसलमानों को क्यों जुल्म करते हो, जो सिंजियांग प्रांत में। हालांकि मुस्लिम कंट्रीज जो है या पाकिस्तान है वो कभी भी वीगर मुसलमानों का बात नहीं करेगा, क्योंकि इतना ना पैसा दे रखा है चाइना कि उस समय इनको ना इंसानियत दिखेगा ना कुछ दिखेगा। फिलिस्तीन पर जितना इजराइल जुल्म करता है उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर होता है, लेकिन ये लोग को नहीं दिखाई देता है क्योंकि पैसा लिए रखे हैं। तो यूरोपीय कोई देश नहीं बोल रहा है, यूरोपीय यूनियन कह रहे हैं कि चाइना पे हम प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन चाइना ने पैसा दे के रखा। यूरोपीय यूनियन का एक देश है जिसका नाम है हंगरी, तो हंगरी वीटो कर देता है कि नहीं आप लोग इससे नहीं कर सकते हैं। तो पैसा में कितना कमाल है, देख रहे हैं कि नहीं। G7 कंट्री में चाइना का ज़्यादा दबदबा नहीं है, लेकिन G7 कंट्री में इटली है। इटली चाइना का थोड़ा सा फेवर करता है, तो इटली अमेरिका को कह रहा है कि आपको चाइना को काउंटर नहीं करना चाहिए। अलग बात, हालांकि इटली को तो हम लोग सोनिया गांधी के थ्रू मना ही सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी इटली की हैं और अमूमन मैके में लोगों का पहुँच रहता है। तो देखिए यहाँ मोदी जी सोनिया गांधी को कहीं कहें कि मनाओ भाई इटली को, तो हमें चाइना को रोकना है। जिस तरह से अमेरिका BBW चला रहा है,
चाइना BRI प्रोजेक्ट चला रहा है, भारत को भी चलाना चाहिए कि सार्क बेल्ट। सार्क क्या है कि हमारे जो पड़ोस के जो देश हैं, साउथ एशिया का जो देश है, 8 देश, इनका एक रीजनल कॉर्पोरेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें आ जाता है आपका यहाँ पर मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब आ जाते हैं। तो भारत को इसके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने